हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कोनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर। मैं हूं नम्रता, आपकी होस्ट, और आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं BR गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की रिमार्केबल जर्नी। एक कंपनी जिसने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। विद ओवर 2 decades of experience, BRG has built a reputation for delivering quality and timely projects including roads, highways, bridges and buildings. इस एपिसोड में हम अनकवर करेंगे उनके की माइलस्टोन्स, ongoing projects, innovative practices and expansion into multiple states, showcasing their focus on growth and sustainability. तो चलिए अब हम मिलते हैं BRG की मैनेजमेंट टीम से। तो सबसे पहले हम मिलते हैं द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BR गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मिस्टर ब्रिज किशोर गोयल। Hello sir, welcome to the program. Namaste. Next we have Mr. Yash Goyal, the Executive Director of BRG. Hello. Namaste sir, welcome to the program. Next we have Mr. Utpal Goyal, the Executive Director of BRG. Hello. Hello sir, welcome to the program. And now we have Mr. Dashrath Tomar, the CFO of BRG. Hello. Hello, welcome to the program sir. Thank you so much all of you. चलिए बातचीत शुरू करते हैं। अब हमारे साथ हैं मिस्टर ब्रिज किशोर गोयल, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BR गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि BRG इंफ्रास्ट्रक्चर के 20 साल की जो जर्नी है उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं, और इसके सक्सेस के पीछे के जो की फैक्टर्स है वो आप हमें बताएं। अभी से 20 साल पुराने वाली बात कहेंगे तो कंपनी तो 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैगी, लेकिन 20 साल से पहले ये वाली कंपनी जो थी पार्टनरशिप फर्म में थी। पार्टनरशिप फर्म में इसमें व्यापार करते थे, तो इसमें हम इंदौर लोकल में ही करते थे। जब 2000 के आसपास हमने इसमें केवल इंदौर लोकल को कंसंट्रेशन बनाया था और इंदौर लोकल में ही करते थे। तो लोकल में फादर साथ में थे, हम ब्रदर साथ में थे, और हमने जो काम किया तो इसमें जो इंदौर के लैंडमार्क हैं जैसे शास्त्री मार्केट है, कोठारी मार्केट है, ये सब हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं जो इंदौर के निर्मित किए गए। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काम होते थे। फिर 2005 में इसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया गया, और धीरे धीरे इसको एक्सपांशन करने के लिए जब इंदौर के बाहर गए और PWD में और नेशनल हाईवेज़ में काम करने लगे, तो हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैंगे जो अचीवमेंट वाले हैंगे, जो हमने काम कंप्लीट टाइमली पूरे करें, और वाले काम हमने करें। जैसे कन्नौज सतवास पुनासा एक 77 किलोमीटर का सीमेंट कंक्रीट का रोड था जो हमने इसको टाइमली पूरा किया, और कुसुम्बा मालेगांव महाराष्ट्र का हैगा नेशनल हाईवे का, ये भी काम हमने इसको पूरा किया हैगा, टाइमली काम इसको पूरा किया। अभी तो रिसेंटली हम इसको नॉर्थ ईस्ट में भी जाके हमने इसको टाइमली बिफोर टाइम इसका बोनस का काम नॉर्थ ईस्ट में जाके किया। जो मिज़ोरम का हमारा प्रोजेक्ट हैगा रिसेंटली, उसका टेंटेटिव 250 CR का हमने बिफोर टाइम इसको पूरा किया हैगा। विषम परिस्थिति में भी वाला काम हमने इसको टाइमली पूरा किया हैगा। दैट्स ग्रेट सर। अगर हम देखें तो 2005 से लेकर अब तक काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द इनसाइट्स। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है सर कि EPC कॉन्ट्रैक्ट्स, टोल कलेक्शन, रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और विंड पावर जैसे अलग अलग वर्टिकल्स में डाइवर्सिफिकेशन BRG की बिजनेस स्ट्रैटेजी को कैसे मजबूत कर रहा है? अब ये तो BRG की स्ट्रेटेजी में ऐसी चीज़ है कि EPC कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा मूल बिजनेस ही है का सब। इसमें हमारे पास हमने हमारी इन हाउस टीम को पूरा मजबूत किया है, इन हाउस टीम तैयार की है। तो EPC कॉन्ट्रैक्ट हमारे जो भी होते हैं उसमें सब हमें ही उसका ड्राइंग डिजाइन और ये सब करना पड़ता हैगा। तो वाली चीज़ का हमने कराएगा, तो हमारी इन हाउस टीम बहुत मजबूत हमने बनाई, तो इसी से हम EPC कॉन्ट्रैक्ट आगे कर सके साहब, इसका कंटिन्यूशन में हैगा। EPC के बाद में हमारा टोल कलेक्शन का आएगा। तो टोल कलेक्शन वाली चीज़ में ऐसा हुआ कि जब हमारी सेकंड जनरेशन ने वर्क स्टार्ट किया तो एक एक्सपांशन हमने उनके लिए मतलब टोल कलेक्शन का काम का चालू कराया साहब। इसमें वो हमारा टोल कलेक्शन के लिए रहा। हमने इन बिटवीन इंदौर शहर में रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी, रेसिडेंशियल करीब करीब हमने 30-35 एकड़ में रेसिडेंशियल बिल्डअप की टाउनशिप, इंडस्ट्रियल टाउनशिप हमारी 100 से 125 एकड़ के बीच में हमने इंदौर में BRG इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से एक इंडस्ट्रियल पार्क भी हमने बनाया हैगा, जो काफ़ी इंदौर का पहला काफ़ी सक्सेसफुल पार्क रहा हैगा हमारा। ये वाली चीज़ की स्थिति रही। और तीसरे में हमारा विंड टर्बाइन का तो एक बहुत छोटा प्रोजेक्ट था, 2005 में हमने बताओ इसको स्टार्ट किया था। ड्यू टू गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होने की वजह से
उसमें इनकम टैक्स का एग्जाम्पशन था, डेप्रिसिएशन था और इनकम टैक्स का एग्जाम्पशन था, इसीलिए उसको तुम वाली चीज़ को करा था। ओके, तो सर काफ़ी बढ़िया स्ट्रैटेजी है, जैसे कि बीआरजी ने अलग अलग रिलेटेड वर्टिकल्स में डाइवर्सिफाई किया है और ग्रो भी कर रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग द इनसाइट्स। तो अब हम आए हैं बीआरजी के आरएमसी प्लांट और सेंट्रलाइज्ड स्टोर पर, और हम आपको मिलाते हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर राजेंद्र कुमार गोयल से। हेलो सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि 9 स्टेट्स में ऑपरेशंस के साथ बीआरजी क्वालिटी एंड टाइमली डिलीवरी को कैसे इंश्योर करता है, जबकि हर जगह के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। मेरे द्वारा महाराष्ट्र में, मिजोरम में, हर स्टेट में काम करता हूं और वहां के अंदर अलग अलग टीम को मैनेज कराता हूं। वो टीम मेरे निर्देश में चलती है और महाराष्ट्र के अंदर कुसुम्बा मालेगांव का पूरा सक्सेसफुली काम मैंने पूरा किया। वहाँ पे मैंने क्रशर, प्लांट एंड मशीनरी सब इंस्टॉल कर उस काम को टाइमली पूरा किया। इसी प्रकार मेरा मिजोरम में भी जो काम चल रहा है उसके अंदर भी मैं काफ़ी चैलेंजेस थे, हिल एरिया था, काफ़ी उसमें था, उसको भी हमने मैनेज करके 90% काम हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। और ऐसी जगह जैसे इंदौर के अंदर भी हम लोग काफ़ी काम कर लेते हैं। इसी प्रकार हमारे महाराष्ट्र में, मिजोरम में, मणिपुर में हम उसको पूरा मैनेज कर लेते हैं। हमारे पीएम और ये जो रखते हैं स्टाफ, वो उससे हम कोऑर्डिनेशन पूरा फुलफिल करते हैं। ग्रेट सर। ऐसा ही होता है मैम, जैसे ओवरऑल हमारे पास 190 प्लस फ्लीट्स है, तो इट्स हेल्प अस आउट इन वेरी वेज कि हमारा मशीनरी इक्विपमेंट्स और मशीनरी पार्ट और ये सब के अंदर हमें जो टाइम कंज्यूमिंग रहता है वो सब बहुत अच्छी से होता है और बहुत फास्टली वे में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि खुद का इक्विपमेंट फ्लीट होना काफ़ी एडवांटेज है। 100% in our field, in our civil work, fleet is very much important. यस, थैंक यू सर। सो लेट्स मूव अहेड। यस जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट सिलेक्शन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और कॉम्पिटिटिव बिडिंग पर फोकस रखने वाला बीआरजी का बिजनेस मॉडल इतना इफेक्टिव कैसे है? मैम, हम लोग का प्राइमरी इंटेंशन एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबल रहता है, बेसिक रॉ मटेरियल, बाकी सब आउटसोर्स होता है, तो हम लोग उस बेस पे हमारा बिडिंग प्रोसेस करते हैं। रॉ मटेरियल को सिलेक्ट करने में हमारा ये मेन इंटेंशन रहता है, क्योंकि हमारे पास सारा फ्लीट, सारा प्लांट एंड मशीनरी हमारा सेल्फ ओन्ड है, तो उससे हमें कहीं भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है बिडिंग के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए। हम लोग का मेन इंटेंशन कॉस्ट कटिंग को किस तरीके से और प्लांट एंड मशीनरी को कैसे यूटिलाइज़ करें, हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को हम लोग कैसे यूटिलाइज़ करें, वो एक मेन सोर्स रहता है। सो लेट्स मूव अहेड। मेरा अगला सवाल राजेंद्र सर आपसे है। तो तकरीबन 1100 करोड़ के 26 मार्की प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और उनसे जुड़ी चैलेंजेस के बारे में अगर आप हमें बताएं। ठीक है मैडम, मेरे जो एमपी के अंदर कुछ इस टाइप से काम किए हमने। जो एक कन्नू सतवास का सीमेंट कंक्रीट का रोड था, उसके अंदर 10 किलोमीटर के अंदर फॉरेस्ट आ रहा था और फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट था। उसके अंदर हमसे फॉरेस्ट वालों ने कहा था कि आपको टाइमली काम करना पड़ेगा, तो सुबह 6 से हमको शाम को 6 बजे तक के लिए परमिशन मिलती थी। उसके अंदर हम सब काम करके 6 बजे हमारा पूरा सामान और ये सब अवेयर के बाहर निकालते थे और उस काम को हमने टाइमली कंप्लीट करा। हमारी मशीनरियों ने बहुत साथ दिया, हमारी मशीनरी सब वहीं पे लगी और हमने उस काम को फुलफिल कंप्लीट करके स्मूथली बाहर हो गए। इसी प्रकार एमपी के अंदर ही एक जबलपुर के अंदर स्टॉर्म ड्रेन का काम था, वर्ल्ड बैंक की स्कीम के अंदर था, नगर निगम का काम था, वो डेंस एरिया के अंदर था। उसको भी हमने बड़ी स्मूथ तरीके से, यानी कि पब्लिक से हाथ जोड़ के कैसे भी करके उस काम को हमने कंप्लीट कर दिया। बढ़िया सर, यानी कि चैलेंजेस को आपने काफ़ी अच्छी तरीके से ओवरकम किया है। ग्रेट सर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यस जी आपसे ये है कि अप्रॉक्स 948 करोड़ के करंट ऑर्डर बुक के कुछ की ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप हमें बताएं। मैम, इन अप्रॉक्स 950 करोड़ के ऑर्डर्स में हमारे पास 3 सेक्टर्स में ऑर्डर्स हैं। रोड कंस्ट्रक्शन, जिसमें कि अभी जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक तो सटाना मंगरूल प्रोजेक्ट है जो नासिक डिस्ट्रिक्ट के पास है महाराष्ट्र में। एक 104 करोड़ का क्यूमुलेटिव ऑर्डर है अहमदाबाद में, जो वाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी से बनाना है हमें। उसके बाद हमारे पास एमपी स्टेट में 7 अलग अलग रीजन्स में हमारे पास बिल्डिंग्स के काम है, जिसमें एक बैतूल में सीएम राइज बिल्डिंग कर रहे हैं, इंदौर में सीएम राइज बिल्डिंग कर रहे हैं,
एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट ISBT बस स्टैंड बना रहे हैं इंदौर में। इसके अलावा हमारे पास टोल कॉन्ट्रैक्ट्स है जो पंजाब और हरियाणा में हम लोग कर रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट 12 to 36 मंथ्स में कंप्लीट होंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दशरथ जी आपके लिए। एडवांस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ERP सिस्टम्स के इन्वेस्टमेंट्स ने BRG की एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल में कैसे इम्प्रूव किया है? ERP इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले हमें समझना होगा उसके बैकग्राउंड को। आज का टाइम जो वक्त है वो है समय पर निर्णय लेने का, और निर्णय लेने के लिए हमें प्रॉपर और टाइम पर इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इंफॉर्मेशन हमें ERP सिस्टम के थ्रू बहुत ही इजी वे में और बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में हमारे पास में आती है। और उसी बेस पे जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रॉपर हमें मिल जाती है, उसके बेस पे MIS बनाई जाती है, और MIS के बेस पे मैनेजमेंट अपने प्रॉपर निर्णय रियल टाइम बेसिस पर ले सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे ERP सिस्टम की जो हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हमारा ERP सिस्टम अलग अलग मॉड्यूल पे बेस्ड है। प्रोक्योरमेंट के लिए अलग मॉड्यूल है, इन्वेंट्री सिस्टम के लिए अलग मॉड्यूल है, साइट के लिए हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम लिया हुआ है, फाइनेंशियल के लिए FICO मॉड्यूल्स है, फाइनेंस एंड कॉस्ट अकाउंट्स। इसका जब बेनिफिट की हम बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल के बेसिस पे, सो इन्वेंट्री एक रियल टाइम बेसिस पे हमारे पास में आती है। जब रियल टाइम बेसिस पे इन्वेंट्री हमारे पास में आती है तो हम उसके बेसिस पर परचेस पॉलिसी डिसाइड कर पाते हैं, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कर पाते हैं, कम से कम टाइम की इन्वेंट्री को रख के मैक्सिमम कितना हम आउटपुट यूटिलाइज कर सके ये हम डिसाइड कर पाते हैं। वैसे ही दूसरा जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, तो हमारी साइट पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जहाँ पे डेली बेसिस पर DPR रिपोर्ट जो है वो अपडेट की जाती है। उस DPR के बेस पे यहाँ पर HO में मैनेजमेंट को, यहाँ की टीम को ये पता चल जाता है कि साइट पर कितना काम हो चुका है। आज हम 3000 किलोमीटर दूर काम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर डेली बेसिस पे इस टाइप की रिपोर्टिंग मिल जाने से काफ़ी बेनिफिट होते हैं। बिल्कुल, यानी कि सर टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। यस मैडम। थैंक यू सर। सो लेट्स मूव अहेड। मेरा अगला सवाल यश जी आपसे है कि रिसेंट ईयर्स में BRG के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के की ड्राइवर्स क्या है? मैम, BRG के मेन रेवेन्यू ग्रोथ का 3-4 मेन रीजंस है। प्राइमरी रीज़न है हमने हमारी टिकट साइज़ बिडिंग की इंक्रीज़ करी। पहले हम छोटे प्रोजेक्ट्स पे बिड करते थे, अब हमने एक टेंटेटिव बना रखा है कि 100-200 करोड़ से कम के प्रोजेक्ट्स हमें बिड नहीं करना है, ताकि हमारा मैन पावर सब कुछ एक ही जगह फोकस कर रहे, तो उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। सेकंड चीज़, हमने टोल कलेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स देना चालू करे लास्ट ईयर से, तो टोल कलेक्शन में रेवेन्यू स्ट्रीम हमारी एक साथ एकदम बूस्टअप हुई। प्रॉफिटेबिलिटी को हम प्राइमरी एस्पेक्ट कंसिडर करते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बहुत यूज होते हैं प्रोजेक्ट में। तो अगर हमें प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए प्रोजेक्ट में तो हम उसका प्रॉपर एक एनालिसिस करते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन एक्सेसिव है तो हम वहाँ पे बिडिंग के लिए फोकस कम रखते हैं। जहाँ पे हमें डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी हमारी मार्जिन्स के हिसाब से मिलती है हम वहाँ पे ही बिड करते हैं। Okay, तो जैसे जैसे आप स्केल अप कर रहे हैं उससे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा है। राइट। थैंक यू सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा आप दोनों से है। EPC, टोल कलेक्शन और RMC जैसे वर्टिकल्स के रेवेन्यू का आप अगर हमें ब्रेक डाउन दें। यस मैम। इस समय कंपनी इन 3 वर्टिकल्स में मेनली काम कर रही है, EPC, टोल कलेक्शन एंड RMC बिजनेस। लास्ट ईयर फाइनेंशियल 23-24 में कंपनी ने लगभग 580 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया है। इसमें से लगभग 400 करोड़ रुपए EPC कॉन्ट्रैक्ट से आए हैं और लगभग 150-155 करोड़ रुपए टोल कॉन्ट्रैक्ट से आए हैं और 20 करोड़ के आसपास हमारा RMC डिवीजन का सेल है। जी। तो आप रेवेन्यू मिक्स को कैसे इवॉल्व होते देख रहे हैं? मैम, रेवेन्यू मिक्स को इवॉल्व होते हम लोग EPC बिज़नेस में हैं। प्राइमरी हमारा रेवेन्यू EPC बिज़नेस से आता है। हम लोग इस मॉडल में हम लोग PPP मॉडल में फोकस कर रहे हैं। अब हमें PPP मॉडल में जाना चाहिए। उस चीज़ से हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। टोल कलेक्शन में की बात करें अगर तो जैसे अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में अभी लेटेस्ट में नए घुसे हैं, तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आती है हम वैसे वैसे उसमें फोकस करके रेवेन्यू का फोकस करते हैं। रेडीमिक्स कंक्रीट की बात करें तो ओवर द इयर्स पास्ट में हमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ रही रेवेन्यू जनरेशन में, लेकिन पोस्ट लास्ट 3 इयर्स और पोस्ट कोविड हमें बहुत ईजी हो गया लोगों को कन्विंस करना कि रेडीमिक्स इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी एंड
इज़ द न्यू थिंग, तो पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट कि नहीं भाई हमें रेडी मिक्स कंक्रीट से करना है, तो दैट वे वी आर इवॉल्विंग डे बाय डे। दैट्स रियली ग्रेट, यानी कि आपका फोकस सारे वर्टिकल्स में ग्रोथ का नजर आ रहा है। थैंक यू। तो मेरा अगला सवाल मिस्टर गोयल आपसे ये है कि सीमेंट, सैंड और स्टील के फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज के चेंजेस जैसे चैलेंजेस को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? हमारे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में तो ये मान के चले कि एक्सकलेशन की एक क्लास होती है, जिस क्लास में हमें प्लस होता है तो प्लस मिलता है, माइनस होता है तो एक सर्टेन अमाउंट तक के हमें उसका सपोर्ट मिलता है। वो बेसिकली हमारा एक सपोर्ट होता है, जो बहुत ज़्यादा हमारे पे उसका इफेक्ट नहीं आता है। वो गवर्नमेंट उसकी पूर्ति करती है कि हमारे एग्रीमेंट पे अगर हमने उसको टाइम पे पूरा किया है तो। अगर हमने टाइम पे पूरा नहीं किया तो उसकी प्रॉब्लम रहती है। तो जो टाइम पे पूरा करता है उसको वाली चीज़ की कोई समस्या नहीं आती है। दूसरा, जब हम घर से ही बाहर चले गए काम करने, तो कितने स्टेटों में काम करें, अदर देन गवर्नमेंट्स के साथ में काम करें, तो गवर्नमेंट के ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं होते, क्योंकि काम करने वाले की सबको ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो जेन्युइन काम करते हैं तो उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट आएगी, सभी को ज़रूरत है तो उसमें सपोर्ट मिलता है और काम होता है। कोई इशू नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपने देश की सबसे बड़ी नीड है, करेक्ट। और उसी का काम हम करते हैं। जैसे आपने बताया कि इंडिया जैसे ग्रोइंग कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ तो बिल्कुल विजिबल है। थैंक यू। सो मिस्टर गोयल जी, इंडिया के रैपिडली ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आप बीआरजी को कैसे पोजीशन कर रहे हैं? बीआरजी को तो बहुत अच्छी पोजीशन में देख रहे हैं। अभी हमारा रिसेंटली 600 करोड़ तक का टर्नओवर हुआ है, और आगे भी हमारी क्रीडेंशियल भी जो होती है वह इसमें टेंडरिंग डालने में हमारी क्रीडेंशियल बनती है कि हम कितने तक के काम में एलिजिबिलिटी होती है। तो वो आज हमारी 600 करोड़ तक के हम सिंगल वर्क, चाहे वो नेशनल हाईवे का हो, मोर्थ का हो या स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी जगह का हो, तो हम सभी जगह पे हमारा 600 करोड़ तक का सिंगल वर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आगे हम एक्सपांशन के लिए जा रहे हैं। तो उसी टाइप के वर्क को देख रहे हैं। हमारा टेक्निकल टीम काफ़ी बढ़िया है। हमने हमारा टेक्निकल टीम को काफ़ी ग्रोइंग करा है। करीब 500 550 के करीब हमारे पास टोटल टीम वर्क में मेंबर्स रहेंगे। ये आला आएगा 190 से 200 के बीच में करीब हमारे पास इक्विपमेंट्स है, जिससे कि हम हमारा खुद का ही काम हम सेल्फ खुद ही करते हैं। ऐसा बढ़िया सर, थैंक यू। तो सर, कोई नए राज्यों में एक्सपेंशन करने का बीआरजी का कोई प्लान है? हाँ, चल रहा है अभी आगे का। अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश में टेंडिंग का चल रहा है, जो एक नया स्टेट है। जी जी। तो सर, ये जो आपका ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, एक्सपेंशन का स्ट्रैटेजी है, इसके कौन से की फैक्टर्स हैं जो इसको मदद कर रहे हैं? इसमें हमारी इन हाउस टीम होती है। पूरी टीम हमारा पहले जाके सर्वे करती है एक्सपांशन करने के लिए। वहाँ पे मटेरियल की अवेलेबिलिटी, लोकल स्ट्रेटेजी देख के हमारी टीम ने पूरा सर्वे करके आके रिपोर्टिंग तैयार होती है। उसके बाद में हम उस स्टेट के अंदर जाके हमारा वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम टेंडरिंग के और उसमें जाते हैं। एस्टिमेटिंग निकलते हैं, सब निकलते हैं, उसके बाद ही हम आगे उसमें जाते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग द इनसाइट। तो सर, इन नए राज्यों में आपका जो एक्सपेंशन प्लान है, इसमें आप किस तरीके के प्रोजेक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं? नए राज्यों में मोस्टली तो हम रोड प्रोजेक्ट को ही टारगेट कर रहे हैं। प्रथम रोड प्रोजेक्ट को करने में, और जो रोड प्रोजेक्ट भी हम करते हैं इसमें केवल नेशनल हाईवे के फंडेड ही, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड होता है, उसी में हम इस काम को करते हैं, ताकि इससे हमारा पैसा जो होता है रिजर्व रहता है, फंड सेफ रहता है और तुरंत उसका भुगतान होता है। तो उसमें कोई इशू नहीं आता है। अदर देन सेकेंड वर्क में हमने बिल्डिंग के भी कई टेंडरिंग करे हैं, जो दूसरे राज्यों में हम डाल रहे हैं। बिल्डिंग के भी कार्य हम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो आपका एक्सपेंशन प्लान जो है वो काफ़ी वेल फॉर्म्ड है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सो यश जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इरिगेशन, वाटरवेज और स्मार्ट सिटीज़ जैसे नए सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन के साथ बीआरजी का ग्रोथ रोड मैप क्या है? मैम, हम लोगों ने इनिशियली स्टार्ट रोड कंस्ट्रक्शन से किया था। उसके बाद हमने बिल्डिंग पे फोकस किया। देन वी फोकस्ड ऑन टोल कलेक्शन। नेक्स्ट हमारा फोकस इरिगेशन एंड स्मार्ट सिटीज़ की तरफ है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं दोनों, एंड इसमें गवर्नमेंट का ह्यूज फोकस है। तो हम भी इस दोनों सेक्टर्स में हम लोग काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि हम लोग इस सेक्टर में आगे बढ़ के डाइवर्सिफाई कर सकें। दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव सर। सो दशरथ जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आईपीओ के द्वारा रेस किए हुए फंड्स को बीआरजी के स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स और ग्रोथ में कैसे यूटिलाइज किया जाएगा? हम आईपीओ में जो फंड लेकर आने वाले हैं, मेनली 2 पार्ट्स में हम इसको यूज़ करने वाले हैं। एक कैपेक्स में और दूसरा एज ए वर्किंग कैपिटल में।
जब मैं कैपेक्स की बात करता हूँ तो कैपेक्स में हम मशीनरीज, प्लांट एंड मशीनरीज, इक्विपमेंट्स ये हम परचेस करने वाले हैं। और खुद के जब इक्विपमेंट्स होते हैं सो एक तो रेंटल कॉस्ट कम होती है, दूसरा खुद के इक्विपमेंट से हमें साइट पर काम करने में ग्रोथ स्पीड मिलती है। दूसरा जब मैं वर्किंग कैपिटल की बात करता हूँ तो ये जो इंडस्ट्री है, इंफ्रा इंडस्ट्री, ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इसमें फ़ंड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और अगर फ़ंड मेरे पास अवेलेबल है, एज ए कंपनी में जब फंड अवेलेबल होता है तो मैं प्रोक्योरमेंट एक उस लेवल पे कर पाता हूँ जिससे कि प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज़ होता है। और प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होने के साथ साथ में टाइमली कंप्लीशन हो जाता है। टाइमली कंप्लीशन होने पर इंटरनल एक्रोल्स में डेफिनेटली ग्रोथ होती है। So going public is a big milestone for BRG and best of luck for that. थैंक यू वेरी मच मैम। And that's all for today's episode of Connexio Corporate Explorer. We hope you enjoyed gaining insights into the achievements of BR Goyal Infrastructure Limited and their contributions to India's infrastructure development. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें Connexio Network YouTube चैनल पर for more inspiring corporate stories. Thank you so much for tuning in. See you next time. General disclaimer: the content is for informational and educational purposes only. You should not construe any such information or other material as investment or other advice. Nothing contained in this channel constitutes a socialization, recommendation, endorsement to buy or sell any securities or other financial instruments. All opinions expressed on this show are personal opinions and do not reflect any official views. You should not consider any opinions expressed on this show as specific advice to make a particular investment, but merely as an expression of opinion. For further information and risk factors, please refer to the DRHP or RHP filed with SEBI, NSE, BSE.